हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर और साथ ही साथ आप ये क्लासेस देख पा रहे हैं फेसबुक चैनल पर भी। तो एंशंट हिस्ट्री का एक बैच लेकर मैं आने वाली हूँ 6 सितंबर से, टीचर्स डे से अगले दिन। तो उसी एंशंट इंडियन हिस्ट्री में मैं क्या पढ़ाऊंगी, कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे, वो सोशल मीडिया के थ्रू आप तक पहुंचाने के लिए आज सेकेंड डे है मेरा। एक दिन मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी थी अपने बैच के बारे में और बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस थे कि मैम यूट्यूब पे भी पढ़ा दो। मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरी यूट्यूब पर पढ़ा रखी है। एंशंट के भी मेजर हिस्से में ज़रूर यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बनवा के उसमें ऐड कर दूंगी। तो डिटेल से जो होता है ना, प्रॉपर तरीके से कि भाई 1 घंटा डेली पढ़ें, वो ऐसे सोशल मीडिया पे रोज़ पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, हर तरह का क्राउड सोशल मीडिया पे आता है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ टाइम पास करने ही आ जाते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ने भी आते हैं। तो यहाँ पे वो सधी हुई पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि एक तो ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी कुछ भी लिख सकता है। तो बहुत सारे बच्चे आपस में ही चैट करते रहते हैं, उनको पढ़ाई से या लिखाई से कोई मतलब ही नहीं होता। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी टॉपिक को आप उठा के देखेंगे तो लगभग सब टॉपिक्स पे ढेरों क्लासेस सोशल मीडिया पे हैं। लेकिन एक प्रॉपर तरीके से जो पढ़ाई होती है, एक सलीके से कि भाई मेरा जो ये कोर्स है, जो सिलेबस है डिफाइंड, ये कंप्लीट हो गया, या मैंने जो किसी टॉपिक पर मुझे जो कमांड चाहिए थी वो पूरी हो गई, उसके लिए दोनों तरीके की चीज़ें हैं। बहुत गरीब हैं, बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सोशल मीडिया से बहुत अच्छी तैयारी यूट्यूब से भी की जा सकती है। और एक ये हो कि यार मुझे डेली का एक टाइम रूटीन हो कि भाई मुझे रात के 8 से 9 बजे तक पढ़ना है, या मुझे रात के 6 से 7 बजे तक शाम के बैठना है। तो उसमें फिर सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने के लिए दूसरे तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो एंशंट इंडियन हिस्ट्री का ये बैच रहेगा और इसकी वैलिडिटी रहेगी 3 मंथ्स, यानी अभी ये सितंबर में स्टार्ट होगा, 6 सितंबर, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये पूरा चलेगा। इसमें आप हर लेवल के एग्ज़ाम्स की, मैं यूपीएससी नहीं कहती क्योंकि वो बहुत हायर ग्रेड हो जाता है, और मैं बात करती हूँ अगर टीचिंग के सभी एग्ज़ाम्स की, पुलिस की, एसएससी की, सीएचएसएल में जो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर मैक्सिमम उसके इर्द गिर्द का सारा पोर्शन मैं कवर करा दूंगी, चाहे रेलवेज़ का हो या एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, डीट्रिपल का कोई भी एग्ज़ाम हो, या एचएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, या हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, ये सब एग्ज़ाम्स इस हिस्ट्री से कवर होंगे। अगर हिस्ट्री का पोर्शन आया तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, जो लेवल मैंने बोले हैं इन एग्जाम्स के लिए। इसमें दिल्ली के सभी टीचिंग के एग्जाम्स कवर होंगे, एमसीडी में जितने एग्जाम्स होंगे, एमसीडी में नौकरी लगने के लिए जो डीट्रिपल के थ्रू होंगे, उतना मैं हर एक को कवर करा दूंगी। तो इसमें आपका जितना इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं वो सब टारगेट करके, यूपीएससी स्पेशल नहीं है, लेकिन कोई बच्चा अगर साइंस बैकग्राउंड से है जिसका कि टारगेट है कि मुझे यूपीएससी तक पहुंचना है, उसके लिए एक बेस का काम करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हायर ग्रेड पे कि यूपीएससी का क्रैक होगा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि मैं आपको कहानियों के थ्रू सारा जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो आप तक पहुंचा दूंगी, जिसमें कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर आप कहीं भी किसी भी किताब से उठा के पढ़ेंगे, चाहे वो किसी भी फेमस राइटर की हो, वो किसी वन लाइनर में से आप पढ़ेंगे, या आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की कॉन्सेप्चुअल जो किताबें आती हैं उनमें से पढ़ेंगे, तो आपको क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट में, आपको दिक्कत नहीं आएगी। वो जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग मैसेजेस थे कि क्या इसकी तैयारी, इसकी सब तैयारी ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, सिर्फ थोड़े से क्वेश्चंस की भाषा का बदलाव आ जाता है। जैसे जो छोटे एग्जाम्स होंगे आजकल, तो आप देखिए उनके पेपर भी बहुत हाई लेवल के ही बनाने लग गए, कारण कंपटीशन इतना ज़्यादा है, बेरोजगारी की मार इस कदर हावी है कि एक छोटी सी वैकेंसी कोई आती है और फॉर्म भरने वालों की लंबी कतारें लग जाती हैं। कितने तो पीएचडी किए हुए लोग भी चाहते हैं कि काश यार छोटी सही एमटीएस की मिल जाए, ग्रुप डी की मिल जाए। और सच बात है कि बहुत बुरी हालत है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चारों तरफ फैली पड़ी है, और मेहनत करनी पड़ेगी अगर कहीं भी अपना एक स्टैंड बनाना है। तो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं हाथ आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा बैच रहेगा। इसका जो रखी गई है फ़ी वो 250 रुपीज़ फॉर 3 मंथ्स। इसमें पूरी एंशंट हिस्ट्री मैं खुद पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो जिस बच्चे को इंटरेस्ट हो, जिस बच्चे को लगे कि मुझे पढ़ लेनी चाहिए, वो नंबर्स मैं आपको दे दूंगी लास्ट में, उन पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए, सोशल मीडिया के थ्रू भी मैं आपको एक
अपना ना वो बनवा दूंगी एंशंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट, जिसमें मेन से टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा वो मैं डलवा दूंगी। वैसे कुछ टॉपिक्स मैंने पहले भी पढ़ा रखे हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, सोशल मीडिया पे पुरानी चीज़ें ना लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लगती। बहुत मेहनत से पढ़ा रखी है, 1-1 घंटे की क्लासेस। जब लॉकडाउन था, जब सारे साधन बंद थे, तब उस टाइम पर सोशल मीडिया में टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस बहुत फ्रीक्वेंट तरीके से देखा गया था। लेकिन अब क्योंकि वो पुरानी बातें हो गई, 5 साल हो गए इस बात को, 2020 की स्टार्टिंग थी, आज 2024 का अंत आ गया, तो 4 साल से ऊपर का टाइम बीत गया, तो इसीलिए एक नई प्लेलिस्ट बनवा दूंगी मॉडर्न ये एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम मेजर सारी चीज़ों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है हड़प्पा काल या हड़प्पा सभ्यता। बात कर लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसका नाम हड़प्पा क्यों है। एक्चुअल में किसी भी चीज़ का नाम किसी कारण से रखा जाता है। जैसे हड़प्पा नाम का एक शहर मान लीजिए पाकिस्तान की बेल्ट में, आज पाकिस्तान तब तो भारत था, ये एक जगह का नाम था हड़प्पा, और उसी जगह के नाम पर, क्योंकि सबसे पहले जो खोद के चीज़ें सामान निकाले गए, जिससे कि एक रास्ता बना आगे तक की कि भाई कैसे खोदें, कैसे शहर के शहर नीचे बसे हुए हैं दबे हुए मिट्टी के अंदर, तो उनकी जो पहली शुरुआत थी ना वो हड़प्पा से हुई। इसीलिए सभ्यता का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन, या इसी को, क्योंकि इसके पास एक नदी बहा करती थी, अभी भी बहती है, सिंधु, तो इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी की सभ्यता। नदी के पास के एरिया में हमेशा बसावट ज्यादा होती है, तो नदी का इलाका था, घाटी बसी हुई थी पूरी की पूरी, तो बड़े बड़े शहर यहाँ विकसित हुए, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता, सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन में ना खान पान, रहन सहन, भाषा, पढ़ाई लिखाई और रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ये सब सभ्यता का पार्ट होता है। जैसे हमारी एक इंडियन जो है हमारी अपनी सभ्यता है, हमारी एक संस्कृति है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, या इसी को बहुत सारे नामों में अगर कहें तो डिटेल में अगर जाएं तो हमारे यहाँ जो बहती है नदी सरस्वती, बहती थी, इनफैक्ट हरियाणा में बहती है मान लेते हैं, क्योंकि हरियाणा जीके में पढ़ाती हूँ, लेकिन पुराने ज़माने की बात करें तो इंडियन जितनी भी किताबें हैं उनके अकॉर्डिंग तो सरस्वती नदी अब लुप्त हो गई, और उसी का बदला हुआ रूप हमारी आज की वर्तमान की घग्गर है, जो खुद भी जाके राजस्थान में लुप्त हो जाती है। तो यहाँ पानी का रूप बारिशों में ज़्यादा दिखता है हरियाणा में, राजस्थान पहुँचते पहुँचते पानी की मात्रा, क्योंकि लंबाई बहुत ज़्यादा 250 किलोमीटर है यहाँ पर, तो फिर वो लुप्त हो जाती है, अंतः बीच में लैंड एरिया में ही खत्म हो जाती है। तो इसीलिए क्योंकि सरस्वती नदी के आसपास थे, तो इसका एक नाम सरस्वती घाटी सभ्यता था। हड़प्पा एक स्पेसिफिक एरिया है, गांव, एक शहर मान लो, सिंधु नदी के नाम पर, और हमारी नदी सरस्वती। अब डिस्प्यूट ये है कि सरस्वती नदी के नाम पर है या सिंधु, तो रियलिटी ये है वर्ल्ड में ज़्यादा फेमस है ये सिंधु के नाम से, इसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। फिर हमने इसका नाम सरस्वती क्यों रख दिया, क्योंकि जब इसके स्थल खोजे गए, जो पहला स्थल था वो मिला सिंधु के पास, लेकिन जब धीरे 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 संख्या बढ़ती गई, स्थल नए फाइंड आउट करते रहे, तो हमने देखा कि भैया जैसे इसका नाम फेमस हो गया हड़प्पा, एक्चुअल में ये सिंधु घाटी की एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये मान लीजिए सिंधु नदी पाकिस्तान में चली गई, यहाँ मान लेते हैं हमारी गंगा, इन दोनों के बीच में ऐतिहासिक नदी बहा करती थी जिसका नाम था सरस्वती। आज अगर देखें सरस्वती, तो आज के पंजाब हरियाणा के एरिया में मान लीजिए उस टाइम पर सरस्वती थी, और बड़ी पूजनीय थी, बड़ी पवित्र नदी के नाम पर सरस्वती का नाम लिया जाता था। जब स्थल पहली बार खोजे गए तो इस नदी के पास सबसे पहले स्थल मिले, तो जिस नदी के पास मिले उसी का नाम फेमस हुआ। जब इंटरनेशनल लेवल पे ये बात गई, भी मैं कहानी सुनाऊंगी वो, तो कहा कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मतलब इंडस जो रिवर है सिंधु, इसी को इंडस कहते हैं, तो इस नदी के आसपास है तो इंडस वैली। लेकिन फिर जब आज़ादी के बाद हमने पर्सनल इंडिया पे अपना काम किया कि क्या इंडिया में भी ऐसे बड़े बड़े स्थल हैं, क्योंकि हड़प्पा तो पाकिस्तान में था, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में था और उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, तो आज़ादी से पहले भी यहाँ पूरे, जैसे ओवरऑल बात करें तो 40 स्थल लगभग खोद लिए थे हमने 1921 से 47 तक। अब वो 21 से पहले क्या कहानी थी थोड़ी सी उसको जान लीजिए। ज़्यादातर स्थल जो बाद में मिले ना वो सरस्वती के पास ज़्यादा मिले। स्थल का मतलब यहाँ शहर है, ये छोटे छोटे से शहर थे, और छोटे इसलिए कह रही हूँ कि आज के शहरों के मुकाबले उस जमाने की आबादी बहुत कम थी। सबसे बड़ी आबादी जो मिली है, जो आइडिया लगाया डेड बॉडीज और इनसे कंकालों से, कि शायद वो मोहनजोदड़ो में रहे होंगे 35 से 40 हज़ार लोग। जैसे आज आपको लगता है ना कि वर्ल्ड की इतनी बड़ी आबादी लेके इंडिया बैठा, करोड़ों करोड़ों लोग हैं, हमेशा से ऐसा नहीं था। यहाँ हमेशा से जनसंख्या कम थी। मोहनजोदड़ो के टाइम पर, हड़प्पा के टाइम पर घनी आबादी वाला शहर था मोहनजोदड़ो, जिसकी टोटल आबादी का आइडिया है 35,000 से 40,000। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। आज अगर देखें तो एक छोटे से कस्बे में भी लाखों की संख्या मिल जाएगी। आपके ज़िले भी नहीं होते, कस्बे होते हैं, वहाँ भी लाखों लोग रहते हैं। तो उस ज़माने को ये माने कि जनसंख्या काफ़ी कम हुआ करती थी। बड़े शहर कोई
35-40 हज़ार बता रहे हैं। अब उसके बाद गंगा की बात करें तो गंगा तक इनकी ज़्यादा पहुंच नहीं थी, तो इसीलिए इसका नाम जब फेमस हुआ, स्टार्टिंग हुई तो सिंधु घाटी से, लेकिन हमने आज़ादी के बाद देखा कि हमारे पास टोटल स्थल उनसे ज़्यादा हैं। अब ये स्थल कैसे खोज निकाले, किसने खोद दी ये मिट्टी की, भाई देखें अंदर क्या है। तो इसमें 3 बहुत बड़े नाम लिए जाते हैं। एक आदमी जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। चार्ल्स, अंग्रेजों के नाम ऐसे ही होते हैं। चार्ल्स मेसन नाम का एक आदमी था, बहुत पुरानी बात है, 1826 की, 1826। सोचिए उस टाइम पर तो हमारे देश में राजा राम मोहन रॉय काम कर रहे थे। 1828-29 में सती प्रथा और इनके ऊपर काम हुआ था ना। 1830 में फिर वो ब्रिटेन चले गए थे। हमारे अपने एक ये जो ये अपने एम्परर थे मुगलों के, इनकी पेंशन बढ़वाने के लिए, अकबर सेकंड की, तो उस जमाने की बातें हैं। यानी हमारे ऊपर ब्रिटिश राज एज सच नहीं था, कंपनी हमारे देश के ऊपर एक तरह से राज कर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किसी भी प्राइवेट कंपनी को आपके देश में क्या दबा पड़ा है, क्या नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है, और वो क्यों आपके ऊपर खर्चा करेगी। वो तो टारगेट करके आई थी कि मुझे व्यापार में खूब पैसा कमाना है। तो BEIC के टाइम पर 1826 में पहली बार एक आदमी जिसका नाम है चार्ल्स मेसन, इस आदमी ने हड़प्पा नाम की जगह जो आज के पाकिस्तान में है, यहाँ पे इसने पहली बार ध्यान दिया कि यहाँ पे ना कुछ गांव के आसपास इस तरह ज़मीन के अंदर ईंटें दबी पड़ी हुई हैं, बहुत सारी ईंटें निकल रही हैं और कुछ जैसे घरेलू सामान निकल रहे हैं। लेकिन इसने ये बात 2-4 को बताई तो वो बात अनसुनी कर दी गई। ये कहा गया तुम्हें क्या मतलब है, तुम जिस काम के लिए आए हो वो कर लो। तो इस टाइम पर सिर्फ ये बात उठी, और जैसे एक होता है ना पानी का बुलबुला, उठा और बंद हो गया। तो चार्ल्स मेसन की ये बात यहीं पर दब गई। इसको कोई नेशनल इशू नहीं बनाया गया, ना इंटरनेशनल लेवल पे बताया गया। ये बात यहीं की यहीं रखी रह गई, लेकिन पेपर में आएगी तो हमें पता हो। चार्ल्स मेसन नाम के आदमी। इसके बाद 1853 से 1856 लॉर्ड डलहौजी का नाम आप सबने सुना होगा। डलहौजी जिसने की हड़प की नीति को बहुत प्रमोट किया, लैप्स की नीति को, और जिसने फिर वो रानी लक्ष्मीबाई और ये सब थे ना कि भैया इनके बिना औलाद, जिसके बेटे नहीं है उनकी चीज़ों को हड़प लो, तो ये हड़प की नीति के लिए फेमस था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के टाइम में फिर आगे जाके कैनिंग आएगा। तो डलहौजी जब यहाँ पर था ना, उस टाइम पर बहुत डेवलपमेंट हुआ था, मतलब पहला चरण था ट्रेन्स का, रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे थे, रेलगाड़ी चलाने के लिए काम हो रहा था। तो रेलगाड़ी के ऊपर काम हो रहा था। उसी बीच में 1853 से 56, ये एक दिन में तो हो नहीं सकता, आप जानते हैं रेलवे के ऊपर काम होगा तो सालों साल चलेगा। और आज तो इतनी ज़्यादा मशीनें हैं, लाइफ बड़ी ईजी है। तब कौन सा क्रेन थी, तब तो जो काम करना था मजदूरों से करना था। आज की तरह एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि एक बटन दबाया और क्रेन घूम गई और सामान इधर से उधर, तब ऐसा नहीं था। तो इस बीच में एक आदमी है जिसका नाम है कनिंघम। कनिंघम कनिंघम जो है ना, आगे जाके ये देखो, क्रांति से पहले हमारे देश में है क्रांति, कौन सी 57 की क्रांति, जिसमें कि अंग्रेजी राज बदला था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से राज महारानी ब्रिटेन के हाथ में चला गया, ताज का राज स्टार्ट हुआ था। तो कनिंघम नाम के जो आदमी हैं, आगे जाके जब ब्रिटिशर्स भारत पर राज करेंगे 1861 में, तब ये एक डिपार्टमेंट बनवाएंगे आर्कियोलॉजी के ऊपर, यानी पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान बनवाएंगे। लेकिन वो आगे जाके, अभी यहाँ काम हुआ और कनिंघम का ध्यान गया कि 2 शहर, उस टाइम पे ये इंडिया था, अब पाकिस्तान है, एक शहर कराची और एक शहर लाहौर, इनके बीच में ट्रेन का ट्रैक बिछाया जाना था, रेलवे की पटरी बिछाई जानी थी। इसका मतलब इन दोनों शहरों में व्यापार को बढ़ावा देना था। भाई रेलवे ट्रैक का सीधा संबंध व्यापार से तो था, कोई आदमियों को ढोने के लिए थोड़ी ना अंग्रेजों ने, अंग्रेज तो टारगेट था उनका कि ट्रेन जितनी चलेंगे हमारा व्यापार उतना बढ़ेगा। तो कराची और लाहौर के बीच में, तब तो भारत था, ये रेलवे ट्रैक बिछाया जाना था। तो 3 साल इसके ऊपर लगातार काम हुआ। अब रेलवे ट्रैक जहाँ बिछेगा वहाँ थोड़ा बहुत एरिया से खोदना उदना पड़ेगा। तो ये नोटिस में आई ये बात। कैसे? 2 भाई थे, ब्रंटन बंधु, उनको बोल देते हैं ब्रंटन बंधु, इनके नोटिस में आई ये बात, और इन्होंने ये बात कनिंघम तक पहुंचाई कि सर ऐसे ऐसे जहां हम लोग ये खोद रहे हैं चीज़ें हड़प्पा के आसपास, वहां पर कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्राचीन सभ्यता, कोई बहुत पुराने टाइम के लोगों की चीज़ें दबी पड़ी हों। तो कनिंघम ने उस टाइम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि कनिंघम जानते थे कि ये एक प्राइवेट कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये कभी भी अपना टाइम, अपना पैसा ऐसे किसी देश की सभ्यता के ऊपर खर्च नहीं करेगी। सरकार कर सकती है, लेकिन ऐसे कोई प्राइवेट कंपनी क्यों करेगी? आप अपने आप से सोचिए, कोई प्राइवेट कंपनी देश के विकास के लिए काम नहीं करेगी, वो अपने डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। देश का विकास अपने आप हो तो हो, ना हो तो ना हो। तो कनिंघम ने भी इस बात को बहुत प्रमोट नहीं किया, और ये बात उस टाइम पर फिर क्रांति व्रांति हुई तो वहीं दबी रह गई। कोशिशें चल रही हैं,
पर काम नहीं हुआ। इसके बाद क्रांति हो गई, क्रांति में चीज़ें थोड़ी सी बदली और क्रांति का सबसे बड़ा बदलाव था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से राजपाट महारानी ब्रिटेन के हाथ में आ गया। और महारानी ब्रिटेन के टाइम में फिर यही कनिंघम साहब, जिन्होंने पहले भी काम कर रखा था लेकिन बहुत प्रमोट नहीं किया था, कनिंघम ने 1861 में कहा कि पुरातत्व के ऊपर पूरा एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। इंडिया में जहाँ जहाँ प्राचीन चीज़ें मिले उनके ऊपर काम किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इंडिया। बात ये है कि पुराने ज़माने में इंसान कितना तेज़ दिमाग था, वो क्या कुछ कर सकता था, और उसकी अगर अचीवमेंट्स थी तो क्यों ना उसको वर्ल्ड लेवल पर ले जाया जाए। कनिंघम साहब को ये बात 1861 में बहुत फील हुई, तो उन्होंने उस टाइम पे कह के, और अब तो गवर्नमेंट थी तो उन्होंने डिपार्टमेंट बनवा लिया। आगे जाके इसी के ऊपर बहुत बढ़िया बड़े लेवल का काम हुआ 1921 में। अब ये जब काम हुआ तो इस टाइम पर मार्शल, जॉन मार्शल, तीसरा नाम जॉन मार्शल, ये थे, ये क्या थे, ये उस टाइम पे हेड थे पुरातत्व विभाग के। पुरातत्व विभाग कनिंघम ने इस टाइम पे नहीं बनवाया, 1861 में बनवाया। आगे जाके, बहुत आगे जाके, वो तो खत्म हो गए उनके किस्सा, तो ये आए जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के नोटिस में आया कि सर ऐसे ऐसे यहाँ पर हड़प्पा में कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराने कोई लोग थे और उनकी चीज़ें निकलती हैं, कभी बर्तन निकलते हैं, कभी कपड़े निकलते हैं, कभी कुछ निकलता है। जॉन मार्शल साहब ने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात है और क्यों ना इसके ऊपर काम किया जाए। तो ये वहाँ पहुँचे और इनके अंडर एक बहुत बड़े इंडियन पढ़े लिखे काबिल आदमी, जिनका नाम था D.R. साहनी, पूरा नाम था दयाराम साहनी, ये इनको इन्होंने हेड बना दिया इस पूरे एरिया का जहाँ ये सब चल रहा था। और ये सब जो चल रहा था ये उस गांव के आसपास, उसका नाम था हड़प्पा। तो उस एरिया का नाम हड़प्पा था, इसलिए जो जो चीज़ें निकलती गई वो हड़प्पा सभ्यता कहलाती गई, जो उस टाइम से पहले के लोगों की चीज़ें थी। तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता के ऊपर देखो कितने लंबे समय से चीज़ें चली। 1826 में पहला चार्ल्स मेसन, बात आई गई कर दी, कुछ ज़्यादा प्रमोट नहीं किया। 1853 से 56 जब वो रेलवे ट्रैक बिछाया गया, ब्रंटन बंधुओं ने ये बात थोड़ी सी उभारी, किसके सामने, कनिंघम। कनिंघम इंटरेस्ट लेते थे, तभी ब्रंटन बंधुओं ने कहा, लेकिन कनिंघम ने फील किया कि यार भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो मैं ये बात अगर कंपनी को कहूँगा, कंपनी कहेगी तुम्हें क्या मतलब है, जिस काम के लिए भेजा चुपचाप वो करो, हमारा टारगेट है प्रॉफिट कमाना। तो उन्होंने बात बहुत बड़ी नहीं बनाई। लेकिन जब महारानी ब्रिटेन का राज हुआ, सरकार आई प्रॉपर तरीके से, कंपनी नहीं सरकार, ब्रिटिश सरकार, तब फिर 1861 में इन कनिंघम ने कह के डिपार्टमेंट बनवाया। और उस डिपार्टमेंट ने आगे जाके 1921 में दयाराम साहनी, ये हेड नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष है जॉन मार्शल, इन्होंने दयाराम साहनी जी को कहा कि ठीक है आप इस एरिया के, आपको पूरा काम धाम आपको देखना है, आप कीजिए। एक बड़ी टीम इनको मिल गई और इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से उनको, एक पूरी टीम ने पूरे एरिया को जैसे वो कर लिया, सील कर लिया। और वहाँ फिर पूरे पढ़े लिखे जिन लोगों ने इसके ऊपर काम कर रखा था, इस तरह की पढ़ाई कर रखी थी, जाके हल्का हल्का हाथों से मिट्टी मिट्टी को हटाया, धीरे 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 एक संरचना निकल आई पूरी मिट्टी के अंदर से। और उन्होंने फिर ये देखा कि भाई ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, जिसके ऊपर कब से देखो बर्बादी चल रही थी। सोचो यहाँ से यहाँ तक कितनी चीज़ें बर्बाद कर दी होंगी। गाँव के लोगों के पास कोई काम नहीं होता, तो जाके, भैया बच्चे भी हैं, जैसे अगर हम भी होते तो जाके वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ निकल गया वो तोड़ दिया, फेंक दिया, कुछ भी बर्बाद कर दिया, क्योंकि उनको थोड़ी पता था कि इतने पुराने ज़माने की इतनी इतनी कीमती चीज़ें जो कि पैसों में खरीदी भी नहीं जा सकती। अब यहाँ जाके जॉन मार्शल को लगा कि हो सकता है कोई एक आधा शहर ऐसे कभी बसा हो, तो उसको बताया कि सर ये देखिए। तो पूरा जो आइडिया लगा कि ये तो बहुत बड़ा शहर था और शहर के अलग अलग हिस्से थे, और इन लोगों के पास बड़ा सिस्टमैटिक कामकाज था। इन लोगों के पास उस ज़माने में बहुत बड़ा स्टोरेज हाउस जैसे आज बना ले ऐसा अन्नागार था। फिर उनको लगा कि कोई हो सकता है भाई एक आधा शहर हो। लेकिन अगले ही साल 1922 में ऐसी ही दूसरी एक और जगह खोद के निकलने लग गई। थोड़ा सा क्या, तो कहा अरे यहाँ भी है। उस शहर का नाम निकला मोहनजोदड़ो, ये रखा हमने मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला। सबसे ज़्यादा आबादी, एक आइडिया जो कहता है, जो टोटल मकानों को और इनके कंकालों से हमें लगा कि शायद सबसे ज़्यादा लोग यहीं रहते होंगे। मोहनजोदड़ो साइट काफ़ी बड़ी थी और मोहनजोदड़ो को 35 से 40 हज़ार लोग हमारा अंदाज़ा है। जब ये खोदा गया तो ये क्लियर हो गया कि ये एक शहर बिल्कुल नहीं था। और फिर देखते 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 इनके आसपास रोज़ कहीं की, अरे आज यहाँ भी ऐसे सामान निकल रहा है, 10 दिन बाद आज यहाँ भी सामान निकल रहा है। आप सोचो 1921 से, और अंग्रेज़ भारत को आज़ाद करके गए 1947 में, इतने सालों में ये 26-27 साल निकले, इतने सालों में 40+ शहर हमने खोज निकाले। तो इसका मतलब एक साल में एक से ज़्यादा शहर खोज रहे थे हम।
ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और जब वो 1-2 सालों में स्टार्टिंग में कई शहर खोद लिए ना, तो फिर इस आदमी को फ़ील हुआ कि ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बड़ी चीज़ है। इसीलिए जॉन मार्शल वो पहला आदमी है, एग्ज़ाम में आता है, जिसने पूरे विश्व को ये बात बताई कि इंडिया के आस-पास के एरिया में ऐसी सभ्यता मिली है, ऐसी सिविलाइज़ेशन मिली है, जो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड रही होगी। और जो साक्ष्य मिले हैं, वो ये बयाँ करते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा काबिल थे, लायक थे। और जो चीज़ें मिली ना, उसमें लिखने पढ़ने का भी इंडिकेशन मिला कि लिखते पढ़ते लोग थे और बहुत सुंदर शहर बसा रखे थे और सिस्टमैटिक गलियां। और उस ज़माने के हिसाब से ग्रेट बात, आज आप स्विमिंग पूल जिसको कह देते हैं, इस तरह का उस टाइम पे सेटअप बना रखा था। और पक्की सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, नालियाँ, बहुत बढ़िया। तो जॉन मार्शल को फील हुआ कि ये बात दबाने और छिपाने की नहीं है और ये दुनिया के सामने लानी चाहिए। तो 1924 में ये बात दुनिया के सामने लाई गई, क्योंकि फिर छिपने का चांस नहीं बचा ना। अगर सिर्फ एक शहर हड़प्पा होता तो दबा देते इस बात को, लेकिन 1924 तक कई बड़े बड़े शहर खोजे जा चुके थे और फिर इन्हें फील हुआ कि ये बात छिपेगी नहीं, क्योंकि हमें तो काम तो करना पड़ेगा और ये न्यूज़ में आएगा ही। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये बात क्लियर हुई कि भाई इंडिया में कोई ऐसी सभ्यता, कोई ऐसी सिविलाइजेशन मिली है जो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और जो 100% शहरी है। 1921 में शहर का मतलब जानते हो? 2024 में भी आज भी गाँव का आदमी जिसकी पीढ़ी आगे बढ़ना चाहती है, जो थोड़ा सा पढ़ लिख जाते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छा माहौल मिले, वो सोचते हैं कि हमारे यार बच्चे कहीं शहर में सेटल हो जाएं ताकि अच्छी तैयारी कर सकें, अच्छी कोचिंग्स मिल सकें, अच्छे ट्यूशन्स मिल सकें। आप किसी को भी उठा के देखो जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, वो चाहता है कि मेरे बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए मैं शहर में चला जाऊं, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस की बात है बेटा। अब ज़माने की ज़रूरतें बदल गई। एक टाइम था जब गाँव में ज़रूरतें पूरी होती थी, गाँव में ही बाल काटने वाला नाई था, गाँव में ही तेली था, गाँव में ही कुम्हार था, गाँव में ही सारे लोग थे। तो सारी कम्युनिटीज़ आपस में मिलकर बहुत अच्छी लाइफ जीती थी। लेकिन आज अगर देखें तो गाँव में हर चीज़ तो नहीं मिल सकती ना। अब बच्चे को पढ़ाने बहुत ज़्यादा लोग, लगभग 99% लोग गाँव में जो थोड़ा सा भी ठीक ठाक कमाते हैं ना, एवरेज भी, मुझे लगता है 25-30 हज़ार वाला भी, वो अपने बच्चों को बाहर भेजता है, क्योंकि वो चाहता है और वो जानता है कि आने वाला दौर कॉम्पिटिटिव लोगों का है और जो लोग स्किल्ड नहीं हैं, जिनके अंदर कोई बहुत काबिलियत नहीं है, वो आगे कमा के खा नहीं पाएंगे, साधन खत्म हो जाएंगे। अब खेती करके वो ज़माने तो गए ना जब आप बैल की जोड़ी लेके खेत में अपनी खेती कर लेते थे। हमारे ही दादा परदादा लोग थे, लेकिन आज तो ऐसा नहीं है ना। हमारे ही दादा परदादा वो लोग थे जिनको कि कभी एसी तो छोड़ो, पंखे की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मुझे ध्यान है हमारे दादा के टाइम पे तो लाइट की ज़रूरत ही नहीं थी, उनको लगता था कि लाइफ ठीक है, उनके मन में भी नहीं था। लेकिन आज अगर आप सोचो, एक गरीब से गरीब आदमी भी अपने घर में पंखा कूलर रखता है। अब कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसके सिर पे छत है और जिसने पंखा ना लगवाया हो। देखो कोई बिल्कुल ही भिखारी है भाई, बिल्कुल बिना छत के है, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन एक एवरेज जो लोअर मिडिल क्लास भी है ना, जिसमें जैसे आप लोग फ़ोन लेके बैठे हैं, जिसके हाथ में ये स्मार्टफोन है उसके घर में पंखा तो मिलेगा ही मिलेगा। एक बिल्कुल बेसिक नीड है। इनफैक्ट पंखा और कूलर भी बहुत अब लगभग लोग लगवाने लग गए। धीरे धीरे आप देखो आपके गांव में, आपके देखते देखते लगभग घरों में एसी आ गए। जब हम लोग छोटे थे तो एसी शब्द गांव में था ही नहीं। कूलर होना भी बड़ी बात होती थी, मतलब मिडिल क्लास के पास कूलर हुआ करते थे। एवरेज जो आदमी थे मिडिल क्लास में नीचे, उनके पास तो पंखे थे, और पंखे से पहले तो टेबल फैन हुआ करता था। तो हमने जिंदगी को बदलते देखा ना, यहाँ भी ऐसा ही बदलाव देखा। तो जॉन मार्शल साहब ने देखा कि यार इतनी बड़ी सभ्यता है, शहरी सभ्यता है, ये छिपेगी नहीं, बतानी पड़ेगी। तो 1924 में वर्ल्ड को बताया गया कि ये सभ्यता बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। अब ऐसा क्या मिला कि जो बहुत एडवांस्ड कहलाया? तो सबसे पहले इनकी सबसे बड़ी जो चीज़ थी ना, इनके शहर जो खोद के हमने निकाले, ज़मीन के अंदर दबे हुए थे, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से नियोजित थे। शहर का नियोजन मतलब प्लानिंग की गई थी, टाउन प्लानिंग। ये टर्म आज आप देखते हैं, टाउन प्लानिंग होती है शहर में ना, जो खाली खाली देख रहे हो अपने आसपास। आजकल देखो जितने लोग दिल्ली में, हरियाणा में, गुड़गांव में हरियाणा के, या यूपी की तरफ भी धीरे धीरे आप देखो, नोएडा से लगते एरिया में कितनी एडवांसमेंट हो गई है, कितने ज़्यादा नए नए शहर बसते जा रहे हैं। बिल्डर्स आ गए हैं एक से एक, सस्ती ज़मीनें खरीदते हैं और फिर उस पर एक एक फ्लैट जो है करोड़ करोड़ का बना के बेच देते हैं। देखा नहीं आपने कितनी ज़्यादा चीज़ें बस रही हैं? तो ये सब जो चीज़ें बस रही हैं ना, उस टाइम पर, जैसे उस ज़माने में भी लोग प्लानिंग, बल्कि आज मैं कहूँ ना तो मुझे लगता है आज हम प्लानिंग के नाम पर बेशक कितने ही लोग पढ़ लिख गए हो, लेकिन गुड़गांव जैसा शहर जो कितना एडवांस्ड है, जो कि हमारे पूरे देश की एक शान है, क्योंकि वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट फोर्ब्स पत्रिका में, मैगजीन में कंपनीज छपती हैं टॉप 100, उसमें से 90+ के हेडक्वार्टर्स जो इंडिया में हैं वो गुड़गांव में है। लेकिन गुड़गांव में आप गलती से कभी अगर बारिशों के मौसम में चले जाएंगे तो आप पता नहीं 5 घंटे के जाम में फंसेंगे या 6 घंटे के जाम में। आपकी गाड़ी हो सकता है एक ही जगह 1-1.5 घंटा खड़ी रहे, बिल्कुल एक जगह जाम हो जाए। और सोचो ये हाल उसका है जहां 90 से ज़्यादा टॉप 100 कंपनीज में से हेडक्वार्टर है इंडिया के।
इसका मतलब हमारी टाउन प्लानिंग में कुछ तो गड़बड़ है। जैसे इतने इंजीनियर्स हैं, इतने आर्किटेक्ट्स हैं, इतना सब कुछ है, मान लिया कि वो शहर थोड़ी निचाई पर है, लेकिन अब ज़माने के साथ तो चीज़ें बदल जानी चाहिए ना। और हम हर साल यही सोचेंगे अरे 2 महीने तो काटने हैं बारिश के, तो गलत है। उस हिसाब से इनको देखें तो इनकी प्लानिंग बड़ी एडवांस्ड थी उस ज़माने में। इनके सारे शहर बहुत तरीके से सलीके से बसाए गए थे 2 हिस्सों में। एक शहर का हिस्सा होता था नीचे, नीचे का मतलब नदी के पास, नदी बहती थी, सारे शहर नदी के पास थे। नदी से दूर शहर नहीं बसते थे क्योंकि पानी के लिए सोर्स चाहिए था ना। तो जहाँ नदी होती थी उसी के आसपास बसावट होती थी। ये तो पहले का स्ट्रक्चर था, ये कोई इंडियन की बात नहीं है, हमेशा ऐसा ही था। आज कहीं भी शहर बस जाता है क्योंकि पाइपलाइन कहीं भी ले आते हैं हम, गैस की पाइपलाइन हो या पानी की हो या पेट्रोलियम की, कुछ भी, ठीक है। तो शहरी नियोजन जो था कैसे परफेक्ट था, एक बड़ा हिस्सा नदी के किनारे, इसका सेल चेंज कर दो ना टाइम का। तो ये था बड़ा हिस्सा बेटा, इसको हम बोलते थे मेन आबादी, यहीं रहा करती थी। एक छोटी आबादी भी थी, एक छोटी आबादी जो इसका हिस्सा थी, इसका नाम था, इस तरफ डायरेक्शन जब बनाते हैं मैप में तो आप पूर्व दिशा रखते हैं ना, इसका नाम था पूर्वी टीला, ठीक है। टीला मतलब नॉर्मल एरिया से थोड़ा ऊंचा एरिया। और जो इसका नाम था, ऑब्वियस सी बात है, उधर पूर्वी है तो इधर क्या होगा, पश्चिमी टीला। टीला हमेशा मेन एरिया से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है। यहाँ ज्यादा आबादी थी, वहाँ कम, वो हिस्सा छोटा था, ये हिस्सा बड़ा था, ये नदी के ज्यादा करीब था। यहाँ आम जनता रहती थी जिसमें किसान थे और कपड़े बनाने वाले जुलाहे थे, और जितनी कम्युनिटीज थी उसमें सैनिक भी हो सकते हैं, सब नॉर्मल आदमी, व्यापारी वर्ग भी जो नॉर्मल वाले, वो सब यहाँ रहा करते थे। एक नॉर्मल शहर टाइप था। जो ये हिस्सा था ना, अब ध्यान से देखो, ये नदी से काफी दूर है, लेकिन इतना भी दूर नहीं है कि यहाँ पानी की दिक्कत हो। सेफ्टी ज्यादा जरूरी थी इस टीले की। ऐसा क्यों, आज भी ऐसा ही है। शहर में आप जहां भी रहते हैं, अपने गांव शहर में देखना, शहर में 2 हिस्से होते हैं आज भी। एक होता है वीवीआईपी टाइप का इलाका, जहाँ की सड़कें बहुत चौड़ी होंगी, जहाँ सड़कों पे गड्ढे कम होंगे, जहाँ कोई बड़े बड़े आपके शहर के नामी गिरामी हस्ती, कोई बिल्डर्स, कोई आपका एमपी एमएलए की कोठी होगी, और थोड़े जो रिच एलीट क्लास जो है उनके घर होंगे, तो उनके आसपास बढ़िया मार्केट होगा और सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी होगी। वहीं आपके शहर में ही एक ऐसा इलाका भी होगा जो रेलवे पार का इलाका होगा, जहाँ तंग गलियाँ होंगी, और गांव के ही लोग ज़्यादातर जो शहर में बसी हैं पहली पीढ़ी, वो जाके वहाँ प्लॉट लेके रहने लगते हैं। कुछ लोग शहर में भी भैंस पालने लगते हैं, अभी का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। और वहीं लोग जो हैं, क्योंकि गाँव से निकले लोग हैं, सादे साधारण हैं, वो अपने घर से बाहर, क्योंकि उन लोगों को घुटन होती है ना वो 2-3 कमरे वाले में, तो गलियों में अपनी चेयर्स डाल के बैठ जाएंगे। शहर अभी भी डिवाइडेड है। जो रेल फाटक के उस तरफ का हिस्सा है जहाँ वो तंग गलियां हैं, भैंस बाहर बंधी हुई हैं, वहाँ की कीमत हमेशा कम मिलेगी। और जो पॉश एरिया है, जहाँ चौड़ी सड़कें हैं और बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जिनके लोग कभी आपको बाहर नहीं दिखेंगे चेयर पे बैठे हुए, और जो थोड़ी अलग सी ज़िंदगी जीते हैं, जो नॉर्मल लोग को पता भी ना चले कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा कीमत ज़्यादा होगी। और ये अब की बात नहीं है बेटा, ये हड़प्पा के टाइम पर भी था। इस हिस्से की सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए उस टाइम पर भी इसके चारों तरफ ऐसे 4 दीवारी बना देते थे ईंटों का इस्तेमाल करके, बाहर एक तरह से आउटर बाउंड्री वॉल टाइप, और ये काफ़ी ऊंची और मजबूत बनाते थे। इसमें बाहर की तरफ जो ईंट लगी होती थी ना इस दीवार पर, वो पकी हुई ईंट होती थी। ईंट आप सब जानते हैं मिट्टी से बनती है ना। ईंट में जो लोग ईंट बनाते हैं, बहुत सारे लोग हैं यूपी में, हरियाणा में आज भी ईंटें बन रही हैं, दिल्ली से लगता है कई इलाकों में आज भी ईंटें बनती हैं। तो ये पथेरे कहलाते हैं, क्योंकि वो ईंट को पाथते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है ईंट का सांचा, उसमें मिट्टी भर देते हैं, मिट्टी को बना के और उसको फिर उलट पलट के रख देते हैं, धूप में वो मिट्टी सूख जाती है एक शेप में, कच्ची ईंट बन गई। फिर उसको भट्टे में ले जाते हैं और कोयले की गर्म आंच में उसको पकाते हैं, जिससे कि वो सख्त हो जाती है। तब इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं था, तो कच्ची ईंट भी थी और पकी हुई ईंटें भी थी। तो ये जो 4 दीवारी थी ना, जो आउटर बाउंड्री थी, इसको ये लोग परकोटा, हमने बाद में नाम दिया कि इसका नाम परकोटा था। परकोटा, इसी को बोल देते हैं 4 दीवारी। 4 दीवारी बोलते हैं, लिखते हैं चाहर दीवारी, ठीक है। तो 4 दीवारी या चाहर दीवारी परकोटा। इसकी खास बात क्या है कि आउटर जो इसका लुक था वो देखने लगता था कि बहुत मजबूत है, क्योंकि पकी हुई ईंटें थी, लेकिन अंदर इसके लगी होती थी कच्ची ईंटें। तो इसमें दोनों तरह की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब पक्की ईंट महंगी पड़ती होंगी और शायद कम होती होंगी मात्रा में, तभी बाहर दिखाने के लिए पक्की ईंट थी, अंदर से कच्ची ईंट थी। यहाँ रहने वाले लोग कौन थे, यहाँ रहने वाले, हमारा ऐसा आइडिया है, ये लोग थोड़े रिच रहे होंगे और बाकी आबादी से अलग थे। इनको हमने बाद में अब नाम दिया कि शायद ये पुरोहित वर्ग रहा होगा, पढ़े लिखे काबिल स्मार्ट टाइप के, उस जमाने के हिसाब से एडवांस्ड लोग। और जो यहाँ रहे होंगे
नॉर्मल आदमी, जिसमें किसान था, जिसमें कोई बहुत बड़ी सेना तो नहीं थी लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कुछ सैनिक भी रहे होंगे, और जिसमें छोटे लेवल के व्यापारी रहे होंगे, और जुलाहे रहे होंगे, कपड़े बनाने वाले, मोती मन के बनाने वाले, जो ना जैसे सुनार टाइप के, क्योंकि एज सच बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा ना सही लेकिन जवाहरात, हीरे, ये अपना चांदी, मन के मणि, ये सब तो चलता था, माणिक्य वगैरह फैक्ट्रीज मिली हैं इनकी। तो इस टाइप के जितने भी लोग थे ना, ये सब इस तरफ के स्ट्रक्चर में, ये लोग ज़्यादा सेफ थे। एक तो बाढ़ आएगी तो इन तक पानी लेट पहुंचेगा, ऊंचाई पर है, इन तक पानी जल्दी पहुंचेगा, यानी आम आदमी की लाइफ की कीमत तब भी कम थी, आज भी कम है। आम आदमी की गलियों में क्या होता है, सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं, और फिर उनको इतना डर भी नहीं होता। लेकिन अब अमिताभ बच्चन है, अगर आप मुंबई जाएंगे तो उसके घर के बाहर बहुत सिक्योरिटी है, अगर आप अंबानी के घर के बाहर जैसे रील्स वगैरह में दिखता तो कितनी सिक्योरिटी है। इसका मतलब हर आदमी की जान की कीमत बराबर नहीं होती, ये काबिलियत के अकॉर्डिंग है कि जिसकी जितनी काबिलियत है उसकी जान उतनी कीमती समझी जाती है। तो उस टाइम पर भी ऐसा ही था कि आम जो आदमी थे इस बड़े वाले पूर्वी टीले में, इनकी कोई सिक्योरिटी सेफ्टी एज सच नहीं थी। मेजर हिस्सों में कहीं कहीं पर लोग समझदार थे, उन्होंने इनके लिए भी परकोटा बनाया, लेकिन लिमिटेड में। मैक्सिमम में ये था कि इनके लिए कोई परकोटा नहीं, कोई चार दीवारी नहीं, इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी थी। ज़्यादातर जो ये लोग खेती करते थे ना, उस खेती में क्योंकि सरप्लस खेती करते थे, भैया एक्स्ट्रा था, तो उस सरप्लस को ये लोग जोड़ लेते थे कि क्या पता कल को अगले साल बाढ़ आ जाए, खेती ना हो। समझदार तो थे, ये शहरी थे सारे के सारे, तो ये लोग उसको जोड़ लेते। अब जोड़ें कहाँ, खराब हो जाएगा। भाई अनाज जो है उस टाइम आज की तरह थोड़ी कि गोली रख दो तो साल भर चलेगा, तब ऐसा नहीं था। उस टाइम पे तो लोगों को ये था भाई कैसे बचाएंगे, कीड़ा लग जाएगा और खराब हो जाएगा। तो वो क्या करते थे कि उन्होंने एक स्पेशल बिल्डिंग बना रखी थी, खासकर वो यहाँ होती थी, इसमें, इस ऊंचे टीले में। उस बिल्डिंग को ही कहा जाता था अन्नागार, यानी जिसमें अन्न इकट्ठा किया जाए। अन्नागार, आगार होता है रखने का स्थान, स्थल, तो अन्न को रखने के लिए, जैसे स्नानागार, स्नानागार होता है ना स्नान करने के लिए जगह, तो ऐसे ही अन्नागार, अन्न रखने के लिए जगह थी अन्नागार। तो बहुत बड़ा स्टोरेज हाउस, आज जैसे मान लो कोई अपने घर में बहुत बड़ी बड़ी टंकियां ले आए, आजकल तो सुविधाएं कितनी ज्यादा है बेटा, इतनी बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, लोग उसमें गेहूं की बोरी 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 पलट के 4-5 गोली रख देते हैं, साल 2 साल आराम से गेहूं निकाल लेते हैं। लेकिन तब ऐसी ना तो गोलियां थी ना ऐसी टंकियां थी, तो फिर उसके लिए अन्नागार स्पेशल डेवलप किया गया, और लगभग साइट्स पर अन्नागार इसका हिस्सा था। अब ये अन्नागार जो सबसे ज्यादा फेमस है ना, वो है हड़प्पा का। उसके अन्नागार में कुछ खास बात है क्या, पहली बात तो ये कि वो अन्नागार इसमें नहीं है, सबका अन्नागार इसमें था, लेकिन उसका अन्नागार इसके ऊपर एक टीला था उसमें है, जिसको नाम दिया गया एफ टीला। ये सिर्फ हड़प्पा में था, बाकी सब में नहीं, बाकी सब में तो शहर के अंदर था, लेकिन हड़प्पा का अन्नागार एक बिल्डिंग के बाहर बिल्डिंग थी दूसरी, वहां पर था। और उसकी खास बात जानते हो क्या था, इस अन्नागार की खास बात थी, ये मान लो हमने अन्नागार बना लिया, अगर आप इन चीज़ों को पिक्चर से समझ लोगे ना तो फिर आपको छोटे छोटे फैक्ट्स बहुत आसान लगेंगे, वरना आप रट्टे मारते रहोगे, दिमाग में हमेशा खिचड़ी पकी रहेगी, याद ही नहीं आएगा एग्जाम में कि किसका अन्नागार बाहर था किसका अंदर था, कैसा अन्नागार। तो इसको अगर आप पिक्टोरियल फॉर्म में समझ लोगे, पिक्चर्स की फॉर्म में, तो आपके लिए आसान होगा। अब ध्यान से देखना, अन्नागार के इस तरफ के हिस्से में अन्न भरने का साधन था, यहाँ अन्न भरते थे ये पूरा, अब जिसमें भी रखते होंगे पूरा अन्न से भरा हुआ, सरप्लस सारा जो भी इन्होंने जौ पैदा किया या गेहूं पैदा किया। अच्छा, इसके केयर टेकर भी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो बेटा कभी ना कभी भाई धूप भी दिखाते होंगे, जो अंदाजा है कि कुछ ना कुछ इस तरह का नीम की पत्तियां डालते होंगे, कुछ तो करते होंगे ना, वरना ऐसे कैसे रहेगा। तो इनकी केयर के लिए इस पूरे शहर में अब सबको केयर नहीं करनी, कुछ लोगों को काम दे दिया, और उन लोगों के लिए इसके बिल्कुल पास में यहाँ ऐसे 15 छोटे 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 कमरे बना दिए, 15, इनको बोलते हैं श्रमिक आवास। ये स्पेसिफिक केस है, सब जगह ऐसा नहीं मिला, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये हड़प्पा का स्ट्रक्चर है। तो ये है हमारा अन्नागार, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी उस जमाने की, इससे बड़ी बिल्डिंग नहीं थी इनके पास, वो पूरा शहर में जैसे ना भाई शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग, तो सबसे बड़ी बिल्डिंग अन्नागार थी, ये पूछ लेंगे आपसे। और उस टाइम का अजूबा था स्नानागार, तो पहले अन्नागार देख लो, अन्नागार हो गया ये, इसकी केयर के लिए श्रमिक आवास हो गया। अब इस अन्न को टाइम टू टाइम पीसना भी पड़ता होगा, ऐसे तो कच्चा गेहूं तो कोई क्या ही खाएगा, जौ पीसनी पड़ती होगी ना। तो यहाँ पे कहते हैं 18 ऐसे चबूतरे टाइप मिले हैं, वृत्ताकार गोल, ये देखो मैंने शायद 18 ही बन गए हैं हमारे, हाँ 18 बन गए ना, 18 ऐसे वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब गोल, जिसके जैसे चौकोर ऐसा नहीं है, वृत्ताकार है।
इनमें शायद इनको कूटने का, इनको पीसने का काम होता होगा, ऐसा हमारा अंदाजा है, क्योंकि इनमें इनके दाने मिले हैं कहीं कहीं पर। तो देखो कितना सिस्टमैटिक था, कितना प्लान्ड तरीके से था। पूरे हर घर को, हर आदमी को चिंता नहीं है अपने अन्न की, सबने पैदा किया और ले जाके अन्नागार में भर दिया। उस अन्नागार में ड्यूटी लगी हुई है, उन लोगों को यहीं रहना है, यहीं सोना है, यहीं उनके आवास हैं। 15 श्रमिक आवास हैं, 18 ये वृत्ताकार चबूतरे हैं जिनमें शायद उनको कूट के आटा बनाते होंगे, जो भी करते होंगे, चक्की वक्की जैसे भी। ये 18 मिले और ये है बेसिकली अन्नागार। ये उस टाइम की सबसे बड़ी इमारत है। जैसे आज कहते हैं ना सबसे ऊंचा पुल, सबसे ऊंची बिल्डिंग, तो कोई आपसे पूछे कि बताओ इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे बड़ी इमारत क्या थी, तो आप टिक करके आएंगे ग्रेनरी, और इसी को बोलते हैं अन्नागार। मैंने ये पिक्चर से समझा दिया ताकि आपको गलती से भी ये बात कभी कंफ्यूजन में ना आए कि बड़ा क्या था। बड़ा ये था जहाँ अन्न भरते थे, श्रमिकों के आवास थे, और ये वृत्ताकार थे। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा इसके बारे में जान लिया। अब बात कर लेते हैं इनकी सबसे ज़्यादा बड़ा अजूबा क्या था शहर का। तो इनका अजूबा था उस टाइम पे ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ यानी स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार। ये मोहनजोदड़ो की बात हो रही है। वो जो अन्नागार है तो वो हर जगह, लेकिन वो स्पेसिफिक केस जो एफटीले वाला है वो हड़प्पा में है। अब मैं बात कर रही हूँ एक तरह के स्विमिंग पूल की। इसकी खास बात देखना क्या थी, इसके बीच में यहाँ पूरा पानी भरा जाएगा और इसमें से नीचे यहाँ से सीढ़ियाँ उतरेंगी। ये सीढ़ियाँ हैं। आप कभी यार गंगा घाट गए हैं, हरिद्वार, हर की पौड़ी पर, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि पानी में उतरते हैं जब गंगा में, तो वहाँ देखो पैड़ियाँ बनी हुई हैं, ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उस पर से तो उतरते हैं नहाने के लिए। ऐसी मान लो ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी और इसका बीच का जो हिस्सा देख रहे हो, ये पूरे का पूरा पानी से भरता था, पूरे का पूरा। इसमें विशेष अवसरों पर जब कुछ खास होता होगा ना, जैसे मान लो अब अगर हम आज की बात करें तो भाई सोमवती अमावस्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। ऐसे उस टाइम पे भी कोई इस तरह का फेस्टिवल होता होगा जब शायद ये लोग इकट्ठे होके स्नान करते होंगे। हमारे यहाँ भी तो है, जैसे जब ये आता है अपना ये बारिशों का मौसम, तो कहते हैं ना कि भाई भगवान शिव जी को जो है जल चढ़ाना है, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पर है कि भाई लोग कांवड़ लेने जाते हैं। पहले तो सिर्फ लड़के जाते थे, अब तो औरतें भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी सब जाते हैं। तो जैसे हमारी मान्यता ना कि कांवड़ लानी है भाई, वो गंगा जल लेके आएंगे और शिव जी पर चढ़ा देंगे अपने गाँव के मंदिर में। तो ऐसे ही उस टाइम पे कुछ इस तरह के बड़े बड़े फंक्शंस, फेस्टिवल्स, क्या पता क्या होता हो, जिसमें कि इकट्ठे होकर लोग इस तरह से स्नान करते होंगे। तो ये उस टाइम का अजूबा है। जैसे आज स्विमिंग पूल नॉर्मल बात है, लेकिन उस टाइम पे ग्रेट बाथ उस जमाने के हिसाब से आप सोचो, आज से हजारों साल पुरानी बात हो रही है ये। तो ये अजूबा है, आश्चर्य है कि इतना बड़ा सिस्टम वो लोग चलाते कैसे थे। और इसकी खास बात पता है क्या है, इसके यहाँ पर ऐसे एक पाइप भी था। देखो समझदार कितने हैं, सोचो इसको निकालेंगे कैसे इतने पानी को। अगर पानी में 200, 400, 500, 1000 लोग नहा लेंगे तो पानी गंदा नहीं हो जाएगा। और तो गंगा तो क्योंकि रनिंग वाटर है तो साफ रहती है, पर अगर एक एरिया में पानी भर के आप उसमें 10,000 लोग नहा लिए तो पानी तो गंदा हो जाएगा, सड़ जाएगा। 4-5 दिन अगर उसमें रह गया तो सड़ जाएगा, पानी निकालना पड़ेगा। अब बाल्टी बाल्टी, अब मगमग से तो पानी निकल नहीं सकता इतना बड़ा, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। तो इसके लिए ना इस डायरेक्शन में एक पाइप था जिसमें से कि सारा गंदा पानी बाद में निकाल दिया जाता था। अब आप इसको देख के सोचोगे इसमें क्या बड़ी बात है, पर बेटा आज से 4-5 हजार साल पहले इतना सोचना बहुत बड़ी बात थी। आज आपको नॉर्मल लग रहा है, लेकिन उस जमाने में इतना सोचना बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये अजूबा है, उस जमाने के हिसाब से ये अजूबा है। तो कहें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आश्चर्य किसे कहा जाता है, तो आप टिक करके आएंगे स्नानागार को, उस जमाने के स्विमिंग पूल को। इसको ग्रेट बाथ बोलते हैं। स्विमिंग पूल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ ताकि आपको याद रह जाए। सोचो पानी निकालने का भी सिस्टम था उस जमाने में, लोग इतने समझदार थे कि पानी भर के निकालने का भी सिस्टम उनके पास था, और सीढ़ियाँ भी उतार रखी थी। लेकिन अगर कहें बड़ी बिल्डिंग बताओ, तो ये बड़ी बिल्डिंग नहीं है, ये बड़ी बिल्डिंग है अन्नागार, जिसमें कि श्रमिकों का आवास भी है जहाँ लेबर रहेगी, और 15, और उसके बाद 18 वहाँ वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं जिनमें दाने मिले हैं जौ के और गेहूं के। इसका मतलब वो गेहूं को वहीं तैयार करते होंगे पीस कर, और उसके ही पास बड़ी बिल्डिंग। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। जिसने पिक्चर समझ ली उसके लिए बड़ा आसान है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बेटा ऐसे ही जो चीज़ें ना समझ के तब आगे बढ़ेंगे। चलो आज इतनी ही बातचीत करते हैं, कल मैं इसको टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगी। जिसका इंटरेस्ट हो पढ़ने में वो मेरा बैच ले सकता है। मेरा बैच जो है ये मैं आपको नंबर दे देती हूँ, ICS कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन पर ये बैच अवेलेबल है। यही हमारे कोचिंग सेंटर का नाम है और यही हमारी एप्लीकेशन है, ICS कोचिंग सेंटर ऐप।
एप्लीकेशन, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने, जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे आपके सामने ढेर सारे ऑप्शंस आएंगे। तो इस एप्लीकेशन पर 6 सितंबर से मेरा ये स्पेशल बैच, जिसमें हम पूरे की पूरी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंशियंट हिस्ट्री, कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगी। इसी को हम लोग हिंदी मीडियम वाले प्राचीन भारत का इतिहास भी कहते हैं। इसका मीडियम इंग्लिश हिंदी अलग अलग बिल्कुल नहीं रखूंगी बेटा, जो भाषा में बोलती हूँ मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया के लोग इसको समझ सकते हैं। ये कोई हिंदी नहीं है प्रॉपर टिपिकल, ना ये कोई अंग्रेजी है, ये है बाइलिंगुअल। तो मेरी भाषा साधारण ज़बान है ये, जो आम बच्चा अपनी ज़िंदगी में यूज़ करता है। अब जैसे ग्रेट बात है अंग्रेज़ी वालों के लिए, भाई स्नानागार है हिंदी वालों के लिए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता दिया स्विमिंग पूल, क्योंकि वो हर बच्चा समझ सकता है। तो इस तरीके से ना जो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी वो बाइलिंगुअल चलेगा, फ़ायदा हर एक को होगा। जो चाहेगा मुझे सीखना है उसके लिए मैं इतना ज़रूर करा दूंगी कि वो पेपर में नंबर ना कटें उसके, ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और ये हम शुरू करने जा रहे हैं 6 सितंबर 2024 से। टीचर्स डे से अगले दिन स्टार्ट होगा, 3 महीने इसकी वैलिडिटी रहेगी और इसका जो फी रखी गई है वो 250 रुपये रखी गई है 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। हर पेपर में ये काम आएगी, चाहे आप टीचिंग का, पीजीटी का, टीजीटी का, पीआरटी का एग्ज़ाम दें, या आप कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम दें, या आप रेलवेज़ के किसी एग्ज़ाम में बैठें, या आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दें, एमटीएस हो, वो सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, क्योंकि बेटा टॉपिक तो सेम ही रहते हैं, सिर्फ क्वेश्चन के लैंग्वेज को थोड़ा टफ कर देते हैं। और मैंने शुरू में कहा आजकल तो आसान लैंग्वेज तो किसी पेपर में आती ही नहीं है। तो सभी एग्ज़ाम्स में, दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जो हिंदी भाषी राज्य है, वहाँ जितने एग्जाम होंगे उन सब में हिस्ट्री के ऊपर जब क्वेश्चन आएंगे, या पूरे इंडिया में भी, तो उसमें आपका एंशियंट हिस्ट्री से मार्क्स नहीं कटे, इतनी मैं कोशिश करूंगी। इसमें पूरी एंशियंट हिस्ट्री को डिटेल से पढ़ा दूंगी। और मेरा पढ़ाने का तरीका बेटा यही है, मैं पहले कहानियाँ क्लियर करती हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए, और जहाँ पिक्चर्स की जरूरत पड़े, खासकर जो पुरानी चीज़ें हैं ना, वो पिक्चर से ज़्यादा समझ में आती हैं। चाहे वो हम द्रविड़ शैली की बात करेंगे, नागर शैली की बात करेंगे, पंचायतन की बात करेंगे, जो भी बातचीत करेंगे, क्योंकि किसी चीज़ को ना दिमाग में अगर पिक्चर वाइज हम बैठा लें तो वो याद रखना बड़ा आसान हो जाता है। तो इस नंबर पे मैं आपको नंबर दे देती हूँ, 6 सितंबर को ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, और मैं आपको 3 नंबर लिख के देती हूँ, इस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो। एक हमारा नंबर है 98 1200 96 96, एक हमारा नंबर है 90 5300 6800, और एक हमारा नंबर है 90 5300 2040। ठीक है। पढ़ाई लिखाई के लिए ना बेटा अपने साथ थोड़ा सा इंसान को रफ टफ बनना पड़ता है। आप बहुत सारा टाइम अगर ख़राब करते हैं तो फिर लाइफ बहुत टफ होने वाली है। जो जितना समय पढ़ाई को देगा ना यंग एज में, वो आगे जाके कम से कम बाकियों के सामने उसको ऐसे नहीं करना पड़ेगा। देखो कुछ भी करो, जो तुम्हें करना है ज़िंदगी में वो करो, लेकिन सबसे पहले ये बात मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ जिनके घर में बहुत ज़्यादा अथाह पैसा नहीं है, जिनके पास अकूत संपत्ति है, उनको तो बेटा ना पढ़ें तब भी ज़िंदगी आराम से कट जाती है। जिनके घर में 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं और 100-150 एकड़ ज़मीन है, तो उनको तो कुछ भी नहीं करना, तब भी ज़िंदगी कटेगी। लेकिन जो एवरेज मिडिल क्लास से भी निचला, जो आजकल तो लोअर मिडिल क्लास है, इनका, जिनके के पिताजी ने बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, उनके बच्चे आज 18, 19, 20, 21, 22 साल के हैं, और पिताजी अब धीरे धीरे बालों में सफ़ेदी बढ़ने लग गई है, और पिताजी भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 2-3 साल में अपनी ज़िंदगी को कम से कम इतना सेट कर लेंगे कि उन्हें आपके ऊपर खर्च ना करना पड़े, और आप अपनी ज़िंदगी को जिस दिन सेट कर लेंगे तो पिताजी का बुढ़ापा भी सुधर जाता है। माँ बाप जो है ना बच्चे का भला इसलिए चाहते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई कल को हम ना रहें तो हमारे बाद हमारे बच्चे को ऐसे ना रखना पड़े, हाथ हमेशा देने वाला रहे। इसलिए पेरेंट्स जो है बच्चों के पीछे पड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, गालियां भी देते हैं, कई बार पिटाई भी करते हैं। इसके पीछे किसी माँ बाप की मंशा ये नहीं होती कि ये मेरे लिए कमाए। मुझे नहीं लगता कोई भी माँ बाप ये सोचता हो कि मेरे लिए कमाए। हर माँ बाप को लगता होगा कि बच्चा इंडिपेंडेंट बने, तो कम से कम हमें ईश्वर जिस दिन भी यहाँ से उठाए तो हम निश्चिंत होकर जा पाएँ कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारी बेटी इस लायक है कि हमारे जाने के बाद भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। और ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई जो मैंने ज़िंदगी में देखा बेटा, कोई किसी का नहीं है, सब ऐसे कि भैया छीन लें,
उस चक्कर में लगे रहते हैं। अगर आपको सबसे बड़ा धन जो आपके पास है ना, ये सच में समझ में अब आया, पढ़ा बहुत पहले था बचपन में कि विद्या धन इकलौता ऐसा धन है जिसको कोई छीन नहीं सकता। ये बात पढ़ के बस इतने तक कि हाँ विद्या धन, विद्या रूपी धन। लेकिन अब मैंने जिंदगी के 40 सालों में ये फील किया कि ये बात बिल्कुल खरी है, 100% सही बात है। ये 16 आने सच बात है कि आपका सारा धन आप ही के रिश्तेदार लूट लेंगे, और वो पड़ोसी भी हो सकता है, रिश्तेदार भी, दोस्त भी। लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जो आपसे कोई भी छीन नहीं पाएगा, वो है आपके यहाँ का धन। ये किसी का साझा नहीं होता। ये माँ से बेटी को, माँ से बेटे को, या पत्नी से पति तक, या अगली पीढ़ी तक, किसी तक नहीं दिया जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी संपत्ति है, और इसी से इज्जत है। जिसके पास ये है ना, वही सोसाइटी में बैठ के बात कर सकता है, वही बोल सकता है, वही किसी मुद्दे को समझ सकता है, वही तर्क दे सकता है। ऐसे बहस करना, बेवकूफ़ी भरी बातें करना, आजकल तो ये कल्चर इतना ख़राब हो गया। मैं तो कई बार देखती हूँ, सोचती हूँ यार अच्छा हुआ हम लोग आज से 40 साल पहले पैदा हो गए, हमने बहुत अच्छा ज़माना देख लिया। अब जो बच्चे जिनकी माएँ अब जो 17 के 18 के, मैं देखती हूँ 35-40 साल की औरतें, पता नहीं क्या नशा उनके दिमाग पे चढ़ा हुआ है, ऐसी वाहियात रील वो बनाती हैं, उसको देख के मुझे ऐसा लगता है उनके जवान बेटे और बेटियां भी शर्मा जाएं कि हमारी माँ क्या कर रही है। आज़ादी के नाम पे लोग पता नहीं किस चीज़ को क्या समझने लग गए हैं। आज़ाद होना है तो यहाँ से आज़ाद होना है, कि इसको भरना है अच्छी बातों से, और ज़िंदगी को समझना है, तर्क शक्ति का विकास करना है, बौद्धिकता जिसको बोलते हैं ना, बुद्धि का विकास, उसके ऊपर काम करना है। न कि इस कल्चर को आज के इस, पता नहीं मुझे समझ नहीं आता ये आया कहाँ से है। ये तो मेरे ख्याल इंडिया ने ही सबसे ज़्यादा फैला रखी है गंद इस मामले में। विदेशी कुछ भी करते हो, लेकिन जितना इंडिया कर रहा है ना, इतना शायद कोई नहीं कर रहा। और ये करने वाले भी ना, मैंने जो फील किया, आदमी फिर भी ठीक है भाई, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैंने ऐसा फील किया कि औरतें ज़्यादा गंदगी फैला रही हैं। और खासकर ये वो औरतें जो 30 से और 40 साल के बीच में हैं। कितनी वाहियात रील बनाती हैं वो लोग, पता नहीं वो किस चीज़ को आज़ादी समझने लग गई हैं। उन्हें ये लगता है कि ऐसे कुछ भी वल्गर चीज़ डाल देना, और हस्बैंड्स की शायद सुनती ही नहीं होंगी, उनके बेटा बेटी जवान हो रहे हैं, उनको पता नहीं शर्म भी नहीं फील होती कि हम ये क्या डाल रहे हैं, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी। पर एक अच्छी चीज़ पता है क्या है, आज किसी भी बेटी का या बेटे का जब रिश्ता ले, तो हमारे लिए, सबके लिए, सोसाइटी में बड़ा आसान हो गया। उस बच्चे के माँ बाप की सोशल पोस्ट पर जाकर देखें कि वो कैसी हरकतें करते हैं, तो किसी भी बच्चे की पर्सनालिटी का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि जिनके माँ बाप अगर ऐसी, बाप तो मुझे नहीं लगता कर रहे होंगे, लेकिन माएँ कई इस तरह की वाहियात हरकतें करती हैं कि भैया उनसे तो भगवान ही बचाए। तो ठीक है, कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान, जैसी सभ्यता संस्कृति बदल रही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा सोच समझ के काम करना चाहिए। और जवान बच्चे धीरे धीरे इस कल्चर में उतना नहीं उतर रहे हैं। लड़कियां मेरे ख्याल उतनी ज़्यादा नहीं हैं जितनी कि अधेड़ उम्र की औरतें हो गई हैं। मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, अपने लोक गीतों को, अपनी लोक संस्कृति को, लेकिन वाहियात रील्स को, कि कोई भद्दे शब्दों वाले गाने जिनका कि डबल मीनिंग कुछ निकलते हैं, उस पे 35 साल 40 साल की औरतें अजीबोगरीब डांस कर रही हैं, अजीबोगरीब एक्सप्रेशंस दे रही हैं, ये बहुत गंदगी है, इससे बचना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऐप पर फुल टाइम कोर्स की डिटेल्स बताएं। बेटा ऐप पर ना इन नंबर्स पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, उसमें फुल कोर्स भी है हमारे पास। अब जैसे धीरे धीरे करके हम लोग इस चीज़ पर, अपनी एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं। मेरा ही पढ़ाया हुआ एंशियंट हिस्ट्री का तो जैसे अभी चलेगा, ऐसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पहले करा दी। तो जिसको इंटरेस्ट हो मॉडर्न हिस्ट्री करने में, वहाँ जाके आप मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का वो रिकॉर्डेड बैच है, अभी अगस्त में ही खत्म हुआ था, वो शायद जून से चला था, जून जुलाई अगस्त 3 महीने चला, उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। और जिसको नए लाइव में जुड़ना है तो 6 सितंबर टीचर्स डे से अगले दिन फ्राइडे पड़ेगा। और फ्राइडे जो है शुभ दिन, वैसे तो हर दिन ही शुभ होता है, लेकिन फ्राइडे से शुरू करते हैं अपनी क्लासेस को, और फिर डेली कहानियों के माध्यम से आपके टॉपिक्स में धीरे धीरे पूरे करा दूंगी। इसमें चोल, चेर, पांड्य, राष्ट्रकूट, पल्लव जो बहुत टफ लगते हैं, कहानियां सुनाऊंगी, और ये बेहद आसान है। अगर कहानियां सुन ली तो ये आसान है, अदरवाइज ये मैं देखती हूँ मैक्सिमम लोग तो इनको छोड़ देते हैं। और वो पेपर बनाने वाले बड़े समझदार हो गए, चालाक हो गए, उन्हें पता है आप बाकी चीज़ों का रट्टा मारेंगे, आप ये समझ के ही नहीं आएंगे, क्योंकि थोड़े टफ है। अगर कहानियों में ना पिरोया जाए, शब्द बढ़िया ना हो, तो ये टफ है। हाँ, कहानियों में पिरो दें तो ये बेहद आसान है। और मैं कोशिश करूंगी कि कहानियों के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को। ये मेरे लिए भी एक चैलेंज होता है कि मैं ऐसा पढ़ाऊं कि जो बच्चा मुझसे पढ़ गया, उसे लाइफ लॉन्ग कॉन्सेप्ट में कभी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए बेटा, CHSL 2025 बेटा, हर साल CHSL निकलता है मार्च अप्रैल में, फॉर्म्स आते हैं, फिर वो आपको 3-4 महीने देते हैं, तो वही जुलाई अगस्त सितंबर तक जाके इनके एग्जाम्स होते हैं। हर साल की कहानी है, इसमें पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। 12वीं के पेपर होने के तुरंत साथ साथ में CHSL के हर साल फॉर्म्स आते हैं। ठीक है, टाइम क्या होगा क्लास का, मैं सोच रही हूँ टाइम रख ले 8,
शाम के 8 बजे, क्योंकि इस टाइम तक ना लगभग लोग काम से निपट भी लेंगे। देखो वैसे तो रिकॉर्ड हो जाएगी क्लास, कुछ अगर कुछ लेडीज़ हैं जिनको कि 8 बजे नहीं टाइम मिला तो कोई नहीं, वो रात के 10 बजे भी देख सकती हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो लोग टाइम निकाल सकते हैं, और जितने लोग मैरिड हैं ना, अपने परिवार को धीरे धीरे पढ़ाई के अगर ट्रैक पे आपको चलना है तो उनको खाने वाने के टाइम को थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना चाहिए। तो 8 से पहले ही अपने जिम्मेदार जो आपके काम जिम्मेदारी के हैं उनको निपटा लें, 8 बजे अपना फ्री होके बैठें और पढ़ें। 9 बजे करेंगे तो ना आगे आने वाले टाइम में अब सर्दियाँ आ जाएंगी, फिर थोड़ा लेट होगा, तो ज़्यादा बेहतर है 8 बजे से क्लास लें, और जितनी ज़रूरत होगी उतनी मैं क्लासेस लेती चलूँगी। ठीक है बेटा। टीचर्स की वैकेंसी कब निकलती हैं? अब जैसे मेवात में निकली थी, ये पता नहीं होता। अब जैसे केवीएस में आती रहती हैं हर साल, इस बार मेवात कैडर में कितने लंबे समय के बाद वैकेंसी आई थी। यूपीपीसीएस बेटा हम यूपीएससी का नहीं कराएंगे, मैं ये कह के नहीं पढ़ाऊंगी कि मैं यूपीएससी के लेवल का पढ़ा रही हूँ या मैं इसका पीसीएस के लेवल का। लेकिन अगर तुम इसको पढ़ोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पढ़ाया, तो मैं बहुत कोशिश करूंगी कि महीन महीन बातें भी अपने कंटेंट का पार्ट बना लूँ। एक बार इतनी अच्छी क्लास बना के इसको रिकॉर्डेड में डलवा दूँ कि जब भी कभी इसको आज से 2 साल 3 साल बाद भी कोई, क्योंकि एंशिएंट में तो कुछ बदलना नहीं है, कोई 4 साल बाद भी पढ़े तो उसको लगे कि हाँ यार चीज़ें मुझे क्लियर हो गई। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस पार्ट पे काम करने की। ये हमारे नंबर हैं, और ये मैंने आपको एप्लीकेशन का नाम बता दिया, आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला कोर्स हमारा चलेगा 6 सितंबर से, और इसकी फ़ी रहेगी 250 रुपीज़। चलिए आज के लिए इतना ही। बेटा ज्योग्राफी मैं नहीं पढ़ाती, सिविक्स पॉलिटिकल साइंस मैं ही कराऊंगी, इसके बाद कराऊंगी। अभी मैं एक एक करके पार्ट्स पूरे करा रही हूँ। पहले मैंने मॉडर्न कराया, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब एंशिएंट करा रही हूँ, फिर इसके बाद मध्यकाल करा दूंगी, मिडिएवल, देन पॉलिटिकल साइंस, और फिर स्टैटिक जीके। ये मेरा एक लंबा प्रोजेक्ट है, मैं इस पर 1.5 साल काम करने वाली हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू, गुड नाइट।